बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला है वो आवाम के लिए सस्ती बिजली की फराहमी है। इस आवाम के अंदर घरेलू सार्फिन भी शामिल हैं, सनतकार भी शामिल हैं। आवाम तो इस मामले को लेकर सड़कों पर नजर आ रही है, मगर सनतकार भी इस मामले पर इस हद तक परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने भी दरखास्त दायर कर दी है, अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। मगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी कह रही है कि हमने दिन रात एक कर दिया है ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। क्या वाकई हुकूमत कोई हल निकाल पाएगी जिस हद तक ये गंभीर मसला है? इसी के ऊपर आज मुकम्मल हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम मुकाबिल में। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अभी आज मैं सुन रही थी इस्लामाबाद में एक उलमा कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया। वो ये कह रहे थे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो या हमारा पावर सेक्टर हो, वहां पर हम दिन रात मीटिंग्स कर रहे हैं सिर्फ इस एक मसले को कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरह से भी इसका हल निकल जाए। आपको लगता है कि वाकई निकलेगा या लुक बिजी डू नथिंग वाली पॉलिसी इस वक्त? ये जो शहबाज स्पीड है, ये IPPs और बिजली का जो मसला है वो बुनियादी तौर पे इसकी वजह से ही है। ये जो आनियाँ जानियाँ है ना कि आप दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल अब वो वक्त नहीं रह गया। हम भी आज फिर जो है बिजली के मसले पे और IPP के मसले पे ही बात कर रहे हैं। शायद कुछ लोग सोच रहे हों कि जी हम पीछे ही पड़ गए हैं और एक इशू पे बहुत ज़्यादा तकरीबन रोज़ ही हम इसका कुछ ना कुछ टच करते हैं इस टॉपिक को, और ये अब से नहीं कर रहे, ये कई सालों से कर रहे हैं। ये 30 साल से ये सिलसिला चल रहा है और वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये समझ लेना चाहिए सबसे बड़ा मसला ही ये है। बिल्कुल, बिजली का मसला सिर्फ ये लोड शेडिंग के लिए नहीं है कि लोड 18-18, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है और बिल जो है डबल ट्रिपल आते हैं और महंगाई में इजाफा करते हैं। वो इसलिए कि मुल्क की बका का मसला बन गया है कि इससे मईशत नहीं चल सकती। जब इतनी महंगी बिजली होती है, हर चीज़ बनाने की जो लागत है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। हमारा मसला है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे पास डॉलरों की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। वो इसलिए रहती है कि हम दरामद ज़्यादा करते हैं, बरामद कम करते हैं, और बरामदात बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमने जिस दुनिया के साथ कम्पीट करना है, मुकाबला करना है, ख़ासतौर पर अपने खित्ते में हमारा टेक्सटाइल बहुत बड़ा सेक्टर है, तो हमारा बांग्लादेश से, इंडिया से, वियतनाम से, इन मुल्कों से मुकाबला है। वहाँ हमारे मुकाबले में 1/3 या आधी बिजली है। तो हम अगर महंगी बिजली मिलेगी, आवाम तो तकलीफ में होंगे ही, मगर सनत नहीं चल पाएगी, मईशत नहीं चल पाएगी। और अब उसकी वो स्टेज आ गई है कि ये बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट का सुनते रहते हैं। अब एक्चुअली ना किया गया तो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि फिगर्स बड़े खौफनाक आ रहे हैं और ये नज़र आ रहा है कि अब रही तो कभी रही वाली सूरत हाल आ गई है कि हम ये रिपीट करते रहते हैं। लोगों को शायद अब पहले कैपेसिटी पेमेंट पे बहुत लोग चिढ़ते थे कि कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, कैपेसिटी चार्जेस क्या होती है। तो अब आम बच्चे को भी पता चल गया कि कैपेसिटी चार्जेस ये होते हैं कि आप बिजली बना नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, मगर आपको 2100 अरब 2.1 ट्रिलियन के सालाना अरबों रुपए आपको मिल जाते हैं, दे दिए जाते हैं कुछ काम ना करने के। कोई 30% बना रहा है, कोई 40% बना रहा है, कोई कुछ बना ही नहीं रहा, बिल्कुल ज़ीरो वाले बनाने वाले भी हैं। तो ये जो इतनी महंगी जो ये बिजली वाला सिलसिला है, ये अब अगले साल ये बताया जा रहा है कि ये 2100 अरब से 28 करोड़ हो जाएगा। ये जो 60 रुपए की पर यूनिट है, ये 80 रुपए की चली जाएगी अगर इसका हल नहीं निकाला गया। प्रॉब्लम ये है कि चीखना ये पड़ता है, और शायद मैं इस पे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि तकलीफ होती है कि गवर्नमेंट कर नहीं कुछ रही। और ये अभी से नहीं, ये किसी एक गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम किया जा सकता। मारूद इल्ज़ाम ये 30 साल के अंदर तमाम ही गवर्नमेंटें रही, कुछ ज़्यादा कुछ कम। ये ज़रूरी है कि किसने कितनी गवर्नमेंट में कितनी बड़ी पॉलिसी बनाई, कुछ के लैप्सेस हैं, तो कुछ कम और ज़्यादा हैं, उसकी तफसील आज बताएंगे। मगर सब ही कसूरवार रहे हैं। और आज की गवर्नमेंट जो है, क्योंकि अब बिल्कुल ये जो हम मिसाल गंदी सी मैं देता रहता हूँ, ये कुत्ता कुएं में फंसा हुआ है। ये कुत्ते को ना सिर्फ निकाल नहीं रहे, ये कुत्ते को बल्कि बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो ये बिल्कुल फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब जो है ना, रोज़ आ जाते हैं
रोज एक नई ट्रक की बत्ती पेश कर दी जाती है और लगा दिया जाता है उस तरह। दाएं बाएं के इश्यूज होते हैं, पेरिफेरल इश्यूज जिसे कहते हैं कि आप दरख्त की शाखें हिला रहे हैं, तने को नहीं हाथ लगा रहे। तना क्या है, हम क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन क्या कह रहे हैं, अवाम क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये पता करने के लिए किसने कितना माल बनाया, जीरो पे, कई जगह जीरो पैसे पे ही ये अरबों के पैसे बने। 21 अरब जो है ना, इसमें से कई लोग हैं जिनका एक पैसा भी नहीं लगा। तो इसकी तफ्तीश करा लें, तफ्तीश वो कह रहे हैं ऑडिट करा लें, फोरेंसिक ऑडिट इसका करवा लें, ताकि ये पता चल जाए कि मामला है क्या, किसने कितना माल बनाया, कौन कितना कसूरवार है और इस वक्त भी है, ताकि उनको रोका जा सके। आप मसले का हल जब तक तशखीस नहीं करते हैं उस वक्त तक इलाज नहीं हो सकता। इलाज तब मुमकिन है और गवर्नमेंट नहीं कर रही। उसके लिए अब APCCI और जो कि पाकिस्तान में सनतकारों की और ट्रेडर्स की सबसे बड़ी तंजीम है, एप्टमा और बाकी तंजीमें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप इजाजत मुझे दे दें, चूंकि आपने ऑडिट की बात की, एप्टमा से रिलेटेड बात की है, तो इस वक्त हमारे साथ एप्टमा के पैट्रन इन चीफ और साबिक विफाकी वजीर भी रहे गौहर एजाज साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब आमिर साहब बात करते हैं IPPs और उस ऑडिट के हवाले से जिसकी तरफ आप इशारा कर। जी, मैं गौहर एजाज साहब ने, क्योंकि ये क्रूसेड जो है ये कंसिस्टेंटली काफ़ी हफ्तों से, वैसे तो शायद 1-2 सालों से ये कर रहे थे, मगर उसके अंदर मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है और रोज़ ये इनकी तरफ से इनकी ट्वीट के ज़रिए, ये मैं इसकी तफसीलात आज बताऊंगा कि ये जो APCCI ने जो पिटीशन जो पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, कि ये मांग क्या रहे हैं, बुनियादी बात ये मांग रहे हैं कि इसकी तफ्तीश करवा लें, ऑडिट करवा लें, बजाय इसके कि इसको टाला ना जाए। ये हम किसी पे इल्ज़ाम तो हैं क्या, बहुत सबूत हैं क्लियरली, और वो हमारे लिए ये किताब है, ये इतनी बड़ी 288 सफ़ों की ये किताब है, इसका ये पिटीशन काफ़ी लोगों ने, इवन साफ़ी भाइयों ने भी नहीं पढ़ी है। ये 3-4 सफ़ों में इसकी समरी है और मैं भी इसको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे लिए भी कई चीज़ें नई हैं और होशरुबा है। तकलीफ आप मुझे अगर इजाज़त दें गौहर एजाज साहब, कि मैं नाज़रीन को, पाकिस्तान का हमारा एक बड़ा बुरा तरीक़ाकार है कि लोग भूल जाते हैं, उनको याद कराना पड़ता है दोबारा कि इनके हक़ाइक़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं। आपके लिए रेपुटेशन लगेगी और भी कई टेक्निकल लोगों के लिए, आम आदमी को बताना है। तो आप मुझे 2 मिनट अगर दें, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इसका तनाजुर क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि तकलीफ इसलिए है कि गवर्नमेंट इस पर फूड ड्रैगिंग कर रही है और वो स्टेज आ गई है कि इसके ऊपर फूड ड्रैगिंग जो है वो ना सनत, ना अवाम, ना पाकिस्तान कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अभी भी आज फॉर एग्जाम्पल अवैस लगारी साहब तकरीबन रोज़ आ जाते हैं, वो पेरिफेरल साइड इशूज़ को टेकअप कर रहे हैं, जो इनकी बुनियादी गौहर एजाज साहब की और APCCI, एप्टमा, ये तमाम तंजीमों की जो बुनियादी डिमांड है, वो कहते हैं तफ्तीश, ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें। उस तरफ नहीं जाते और उसके ऊपर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं, इनको जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, मगर इनको जाना पड़ गया है। और रोज़ जो नया बहाना एक आ जाता है अवैस लगारी साहब का, वो उनका उसके आज फॉर एग्जांपल उन्होंने ये एक नई खबर एक दे दी कि जी हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, कि हुकूमत की 15 जो IPPs की कंपनीज जो हैं जो 90s की बनी हुई हैं, तो उनके साथ मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, याद रहे कि ये हमने ब्रेक की थी स्टोरी कि ये नेपरा की साइट पर पड़ी हुई है, कभी भी 5-6 कंपनियों को ये एक्सटेंशन दे रहे हैं। पहले ये मुकर गए थे, इन्होंने मजाक उड़ाया साफ़ियों का, मोहम्मद मालिक हमारे दोस्त हैं, उनका उड़ाया कि जनाब आप जो गलत कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया गया। अब ये कह रहे हैं कि वो इन्होंने खुद चेक किया है, तो नहीं जी हम उनको अब एक्सटेंशन मजीद नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी है कि इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मोहम्मद अली साहब बैठे हुए थे। ये जो रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ ये मोहम्मद अली साहब ने लिखी है, भले आदमी हैं और बड़ा अच्छा काम किया गया है, मगर आज साथ बिठाए हुए थे, इससे पहले उन पर तनकीद हुकूमत करती रही कि जी अगर इतने ही वो इम्पॉर्टेंट थे, और गौहर एजाज साहब पे भी ये तनकीद की गई, तो आपने निगरान हुकूमत में आपने क्यों नहीं कर ली, या 2020 में जब ये रिपोर्ट बनी थी तो उस वक्त क्यों नहीं किया।
तो हम ये जवाब इनके भी आप पे देते रहे हैं कि चले अगर पहले फ़र्ज़ करें नहीं हो सका, जो भी उसकी वजूहत हैं, आज ना करने के लिए बहाना तो नहीं हो सकता। और दूसरा जो है मुझे ये इसलिए बड़ी, मैं हम्बली मोहम्मद अली साहब से मैं कभी मिला नहीं हूँ, मगर मुझे शक सा पड़ जाता है कि जब उनको लेके आते हैं और एक टास्क फोर्स बन गई है 8 अफराद की, तो बड़ी अच्छी बात है ये भी कि एफर्ट किया जा रहा है, मगर वो बात का जो कर रहे हैं कि जी हम रिफॉर्म्स लाएंगे, हम ये करेंगे, वो सारी लॉन्ग टर्म मसले हैं। इस वक्त हमारा क्राइसिस शॉर्ट टर्म में है कि आज कल में, हफ्तों में, दिनों में ये हमने क्या करना है। तो उनकी ये रिपोर्ट पहले आई हुई है, इसके अंदर ये जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, जो पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा गलत किया, पिछली गवर्नमेंटों ने कह देते हैं कि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, कि जी उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया और सालसी पे चला गए, बिल्कुल गलत किया। भाई आपको कौन रोकता है, आप क्यों नहीं ये सारा मसला, मैं जो चीख के बोल रहा हूँ या इतनी मेहनत गौर एजाज साहब कर रहे हैं कि तफ्तीश करा लें, तो इसका कोई बहाना नहीं है। आए बाएँ दाएँ बाएँ हो रही है, पेरिफेरल इशू की बात हो रही है, ट्रंक की बात कोई नहीं कर रहा। तो मैं पहले गौर एजाज साहब चाहूँगा, मैंने बैकग्राउंड दिया आवाम को कि वो ये रिपीट करना पड़ता है कि ये मसाइल हैं। आपके ख्याल में इनको क्या चीज़ मानी है, क्यों ये ऑडिट इसका फॉरेंसिक नहीं होने दे रहे? अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी तफसील से बताया कि जो है वो मसला क्या है बिजली का। इस मसले के पीछे आपने ये भी बताया कि ये आज से 4 साल पहले जो है मोहम्मद अली की कमेटी बनी थी, उन्होंने पूरी कमेटी 408 पेजेस के ऊपर उन्होंने तमाम डिटेल लिखी थी कि इसमें मसाइल क्या हैं, और उसके बाद लिखने के बाद जो है बजाय वो हम आगे चलते और हम इन तमाम प्लांट्स को जो मसाइल वहाँ पे जो है वो डिस्क्लोजर आ गया था उनको हम क्लोज़ करते, उसके बजाय हमने एक आर्बिट्रेशन कर ली और उसमें 2 टर्म्स रिवाइज़ करनी। एक डॉलर टर्म कि वो जो 60 रुपये के ऊपर डॉलर पे लगे थे प्लांट, उसमें 148 पे सेटल हुआ, और कुछ के प्रॉफिट्स जो है वो 12% डॉलर में रिटर्न में तय हुए, लेकिन वो सिर्फ 16 थे, बाकी आईपीपीज़ के साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुई। ये सब जो है 2002 की पॉलिसी के लगे हुए प्लांट्स थे, और कुछ 94 के थे जिनके साथ सेटलमेंट हुई। उसके बाद के किसी प्लांट के साथ जो है कोई जो है किसी किस्म की ना नेगोशिएशन हुई ना सेटलमेंट हुई। अब जो मैं थोड़ी सी बात की तफसील में जाऊंगा कि 2020 में जब ये मसला था, जब मैंने पॉइंट आउट किया, आमिर आप भी उसमें शामिल थे, हम सब ने कोशिश की कि उस वक्त बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी पेमेंट का कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, आप इनको नफ़ा भी देंगे, इनकी कैपेसिटी पे चार्ज देंगे, ये गलत है। आप प्लांट इनसे लगवाएं कि इनकी ज़िम्मेदारी दें कि ये खुद प्लांट लगाएं, अपनी ज़िम्मेदारी से बिजली जो है ये अपने सिस्टम में आए और सिस्टम में आके ये सिंगल बायर का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें जो हुकूमत ने बनाया हुआ है, इसकी एक्सचेंज बनाएं जैसे दुनिया है, ताकि ये लोग खुद मार्केट्स डेवलप करें। हमें अगर आप देखें तो टेलीफोन जब था पीटीसीएल के पास तो किसी को कनेक्शन नहीं मिलता था, आज आपके घर में जो है उसकी सिम आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उन्होंने खुद अपनी डिमांड क्रिएट किया। उस वक्त क्या था कि आपके पास पीटीसीएल के पास जो है वो टेलीफोन कनेक्शन भी थे लेकिन आपको मिलता नहीं था। हर फ़ोन कनेक्शन पे आप हज़ारों रुपए रिश्वत भी देते थे। पता नहीं अगर आपको याद हो तो उस ज़माने में कितने रुपए मिनट उस ज़माने का चार्ज होता था। कराची से लाहौर बात करना तो ऐसे समझते थे। मुझे याद है लाइनों में लग के बारी आती थी, टेलेक्स के ऑफिस में जाते थे लाहौर में जीपीओ के साथ और बूथ के अंदर जाना पड़ता था। 70 रुपए का पर मिनट जो है कराची की कॉल होती थी। तो मेरे वालिद साहब सेनेटर थे आमिर उस ज़माने में, मैं शेयर कर दूं तो वो जब कराची आते थे वो सिर्फ लोग उनको ये बोलते थे टेलीफोन का हमें सिर्फ कनेक्शन ले दो। ये हाल था। गवर्नमेंट जो है वो एक सर्विस है। ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 1985 की बात कर रहा हूँ, 40 साल भी नहीं गुजरे। आज बिजली उसी तरीके से अभी भी हुकूमत के पास है। हम यही 2020 में भी बात कर रहे थे कि खोलें एक्सचेंज। अगर ये प्लांट लगा रहे हैं आप, नए प्लांट लगाने, उस वक्त सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट जब मैंने शोर मचाया था तो 300 अरब थी उस वक्त। आज ये अमाउंट 2.1 ट्रिलियन हो गया आमिर। उस वक्त 300 बिलियन का मतलब है 30,000 करोड़ रुपए थी जब शोर मचाया था हमने, और वो ये 16 कॉन्ट्रैक्ट खुले। आज ये अमाउंट 2,10,000 करोड़ हो गया है। 2,10,000 करोड़।
तो नाउ ये जो 2.1 ट्रिलियन रुपये है, हम ये कह रहे हैं कि हमने प्लांट लगा दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ना ट्रांसमिशन लाइंस लगाई, ना हमने डिमांड क्रिएट होने दी, ना हमने इन पावर प्लांट्स को डिमांड क्रिएट करने दी, ना हमने इनको कहा कि जनाब आप खुद बिजली बेच सकते हैं जो आपने बनाए। वो हमने कहा कि जनाब व्हीलिंग पॉलिसी थी वो ना दी हमने कहा जी व्हीलिंग पॉलिसी हम किसी सूरत में भी अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो फिक्स कॉस्ट हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं। वो इतना बड़ा इन्होंने टैरिफ बना दिया कि कोई आदमी उसके ऊपर व्हीलिंग, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर में चली गई डिस्कोस कि हम जाने ही नहीं देंगे किसी को सिस्टम। तो हमने सारे सिस्टम को बिल्कुल PTCL की तरह जो है कि जनाब ये हमने किसी सूरत में किसी को हिलने ही नहीं देना, तो ये बिल्कुल लॉक लगा हुआ है। तो जो 1 जुलाई के बाद से अगर ये चीज़ें लेके मैं सामने उठाऊँ, उसकी 3 बेसिक वजूहत हैं। एक, ये जो अब रेट 2.1 ट्रिलियन हो गया है और 7 रुपये जो है कुछ पैसे का 1 जुलाई से एक नई इंक्रीज़ आ गई और उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट भी 2.5 रुपये इसके बाद आएगी, तो आपका जो अभी बिल आएगा जुलाई का वो पिछले जून के मुकाबले में 10 रुपये यूनिट ज़्यादा आएगा। तो जब ये पूरे नंबर्स मैंने देखे तो मैंने ये कहा कि सनत तो चल ही नहीं सकती किसी सूरत में कि हम सनत जो है वो पाकिस्तान का माल पूरी दुनिया में कहीं बेचें, हम यहाँ पाकिस्तान में नहीं बेच सकते, ये सारा माल बाहर से आ जाना है, तो सनतें नहीं चल सकती। यहाँ से मेरी जो है वो मैंने इसकी रिसर्च शुरू की। जब मैं इसकी डिटेल में जाता चला गया तो मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि सनत का तो है ही है इशू, मगर उसके साथ जो अवाम का कीमा निकल रहा है कि ये अगेन मैं वही कहता हूँ, साइड इश्यूज को साइड सोल्यूशंस, छोटे सोल्यूशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अभी ऐलान किया गया है कि 200 यूनिट वालों को ये 3 महीने के लिए देंगे, 3 महीने बाद वो कहाँ जाएंगे, वो इंडिया तो नहीं चले जाएंगे, तो इसके परमानेंट सोल्यूशंस होने चाहिए। उस तरफ नहीं जा रहे, प्लीज जारी रखिए। आमिर मैं इसको 1 मिनट मुकम्मल कर लूँ। मेरा पॉइंट क्या है कि मैंने सनत से शुरू किया देखना, क्योंकि मेरा बेसिक तल्लक सनत से है। मैं जो है कोई मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, बट जब मैंने उसकी डिटेल देखी तो मैं डिटेल में देख के मैंने कहा ये तो कोई आवाम 60 रुपये यूनिट नहीं दे सकता, कोई आदमी किसी सूरत नहीं दे सकता, और ना 80 रुपये में कमर्शियल वाला दे सकता है। तो हमारी जिम्मेदारी एप्टमा से हमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर की भी मिल गई इस साल कि तमाम हमारे ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान के जितने चेंबर्स थे उनका 2/3 मेजॉरिटी से SM तनवीर साहब ने लीड किया और जो है वो इलेक्शन जीते। अब पूरे चेंबर्स हमारे पास आ गए कि ना ट्रेड चल सकता है, ना कॉमर्स चल सकता है, ना डोमेस्टिक चल सकता है, ना इंडस्ट्री चल सकती है। अब जिम्मेदारी कौन ले? तो जिम्मेदारी मैंने एप्टमा के बेहाफ पे नहीं, अब जिम्मेदारी फेडरेशन ने लिया कि फेडरेशन पाकिस्तान पूरे में हर शहर में चैम्बर है, हर चीज़ के सब आके बैठ गए कि हम नहीं चल सकते। तो ये आज पाकिस्तान की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी की सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये जैसे आप बोल रहे हैं ये एक हर घर की आवाज़ है। कैसे देंगे? और अब जो आपने बात की कि 200 यूनिट 3 महीने कहे कि 3 महीने बाद कौन देगा, तो ये 3 महीने के लिए सिर्फ 7 रुपये रुके हैं। जून के महीने का बिल देने में सबकी चीखें निकल गई। तो इसका सलूशन जब हमने रिसर्च सेल बिठाया, हमने बैठ के कंसल्टेंट्स बिठाए, हमने हर किस्म के लोगों को बुलाया, नेपरा वालों को भी बुलाया, हमने डिस्कोज वालों को भी बुलाया, हमने एनर्जी सेक्टर वालों को भी बुलाया, हमने इकोनॉमिस्ट को भी बुलाया। हमने ऐसे नहीं आए, हमने तमाम डाटा स्टडी करके देखा तो हम हैरान हो गए कि हम एक प्लांट जो कि नेचुरल गैस पे लगा हुआ है, फील्ड पे लगा हुआ है, उससे हमने जो कैपेसिटी खरीदी है सिर्फ 4% खरीदी है और पैसे कितने दे रहे हैं उसको? 750 रुपये यूनिट बन जाते हैं उसके। दूसरा प्लांट हमने लगाया बड़ा फैनफेयर से, बड़ा अच्छा प्लांट है वो, 1320 मेगावाट, 300 रुपये यूनिट में उससे बिजली ले रहे हैं। क्यों? 15% ले रहे हैं उससे। तीसरा प्लांट लगाया अगेन फैनफेयर से लगाया बड़ा, उससे भी 12-13% ले रहे हैं, उससे भी 200 रुपये यूनिट ले रहे हैं। तो हमने जब सिस्टम देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये सिस्टम ये कैसे चल रहा है। और जैसे जैसे सिस्टम के अंदर हमें इनपुट मिलती चली गई, मैंने आवाम को जिस तरीके से आपने बताया, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ उनको गाइड किया है। अभी गौहर एजाज साहब के साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है प्रोग्राम मुकाबले में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये आपकी बड़ी एजुकेटिव होती हैं ट्वीट्स एक्स पे, ट्विटर पे। ये आज की ट्वीट में अभी क्योंकि FPCCI के ब्याह पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो मैं आपकी ट्वीट देख रहा था कि आपने उनसे इस्तदा की है कि इसको टेकअप करें 184.3 आज खुद नोटिस लेने के हवाले से। और हमें भी बड़ी आपके साथ उम्मीद है कि अगर ये पाकिस्तान की बका का मसला नहीं है और अवामी मफाद का मसला नहीं है, और जो आपने ग्राउंड जिसके अंदर ली है उसके अंदर एक ग्राउंड ये भी है कि ये जो बिजली है ये कई पहले नज़ीरें इसकी मौजूद हैं, ये आके फंडामेंटल राइट्स में आ जाती है। सो इसको डिनाई करना और इतनी महंगी देना और इतनी बड़ी चोरी को ना रोकना जो है वो बड़ी ज़्यादती है। इसमें मैं देख रहा था इस्तदा में आपकी ट्वीट के अंदर, ये मेरे पास पड़ी हुई है कि आपने ये कहा है कि ये 40 ख़ानदानों से ज़्यादा जो है 240 करोड़ अवाम का मफाद ज़्यादा मुकद्दम होना चाहिए। तो ये मुझे बड़ी इसने छुआ मेरे दिल को। और मैं ये पढ़ रहा था, मैं सदा करूँगा अपने साफ़ी भाइयों से पर्टिकुलरली जिन्होंने कि इसको पढ़े कि इसके अंदर जो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर दौर में 30 साल में आप जैसी ऑर्गेनाइज्ड कोशिश नहीं हुई, हल्की फुल्की कोशिशें होती रहीं और वो दबा दी जाती थी, रोकती जाती थी। और मैं अभी हंस रहा था आपकी इस पिटीशन के अंदर एक तफसील पढ़ के कि इसमें आपने जिक्र किया हुआ है कि 2020 में जब ये रिपोर्ट मोहम्मद अली साहब की पेश कर दी गई, तो ये अभी जो वैस लगारी साहब सही कह रहे हैं कि उस ज़माने में इसका फुल ऑडिट क्यों नहीं करवाया गया, इसके अंदर रिकमेंडेशन थी। तो उस ज़माने में इसमें पता नहीं हंसना चाहिए या रोना चाहिए कि उन्होंने कहा जी इसके अंदर 2.2 मिलियन 2 करोड़ और 20 लाख रुपया जो है ना बजट नहीं है। और वो मज़ीद इसलिए वो हंसी की बात है कि कैलकुलेशंस ये बता रही हैं कि एनर्जी का जो लॉस है वो 100 करोड़ रुपए रोज़ाना का 100 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त हमारी कौम कर रही है। और इसकी तफ्तीश के लिए 2 करोड़ नहीं दिए जा रहे थे बजट में। तो अभी भी मैं सवाल इसका भी होगा, इसमें तफसील बताऊंगा कि आपने और क्या क्या लीगल ग्राउंड्स इसके अंदर ली हुई हैं। आपके ख्याल में ये जो इसके मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आप इन्वोक कर रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अभी सेनेट के अंदर जो है ये कमेटी के अंदर इसकी ब्रीफिंग एक हुई, उन्होंने कहा जी ये कौमी सलामती की जो है ना मसला है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिक करना। और उसका एक हिस्सा इन कैमरा हुआ कि जो इस तरह खजाने के ऊपर सांप बन के बैठे गए हैं, ये पब्लिक है और पब्लिक के साथ 30 साल से ये धोखा हो रहा है। आप और हम हमारा काम है एज ए जर्नलिस्ट कि एक्सप्लोर करके चीज़ें निकालें। एक स्टेज के बाद दीवार आ जाती है। गौर एजाज साहब, आपने पता नहीं कहाँ से कैसे ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है, ये क्यों कौमी सलामती का मसला है? आमिर, देखो, आप और मैं यहाँ बैठे हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं आपको बता दूँ, मुझे मालूम है आप भी सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं भी सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में ये जहाद कर रहा हूँ और कोई नहीं। क्योंकि अगर ये बिजली का रेट आमिर रहता है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई पाकिस्तान का इस वक्त जो है शख्स ऐसा नहीं है जो इस तकलीफ़ में ना हो बिजली के बिल की। ये कहीं नहीं है दुनिया में रेट ये 60, 70, 80 रुपए का, किसी भी जगह नहीं है। आज तो दुनिया 10 रुपये यूनिट की बात कर रही है कि हमने 10 रुपये यूनिट में कैसे देना है, 12 रुपये यूनिट में कैसे देना है, हमने अपने मुल्क को वायबल कैसे बनाना है। एनर्जी तो एक बेसिक चीज़ है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अमेरिका कितनी बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की कहते हैं कि इफ़ अमेरिका स्नीजेस द होल वर्ल्ड गेट्स कोल्ड। क्यों कहते हैं? कि अमेरिका अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर का ख्याल रखता है, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखता है कि उनको कितनी जंगें लड़ी जाती हैं, हम कहते हैं एनर्जी के लिए लड़ रहा है। आपको मालूम है कि उधर आज गैस की प्राइस क्या है? आज $2.5 है। हमारे यहाँ गैस की कीमत कितनी है? हम कहते हैं $14। और ये कई दहाइयों से कंसिस्टेंट है। मुझे इत्तेफाक हुआ था 89 में पहली दफ़ा अमेरिका जाने का। उस ज़माने में भी $2.5 का जो है वो आता था गैलन, लीटर नहीं गैलन। तो अभी भी 3.5-4 के करीब है, मोर और लेस 40 साल 50 साल बाद वही है। आमिर, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग, आप देखें कि एनर्जी की जो कीमत है, अगर आप देखें हमेशा से जब से
जो है आप सिविलाइजेशन हुई है, आप जो है वो लकड़ी जला के आप जो है वो एनर्जी लेते थे, चाहे वो उसके लिए आप रोशनी के लिए लेते थे, चाहे आप सर्दी के लिए लेते थे, चाहे पकाने के लिए। इट वाज फ्री, नेचर की तरफ से आपको लकड़ी मिलती थी। तो हमेशा जो सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं वो डेवलप हुई हैं विद अ लोएस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हमने अपने मुल्क को आगे अगर चलाना है तो मैं कह रहा हूँ क्यों नेशनल सिक्योरिटी का मसला है कि आज जितनी ममालिक हैं हमारे आसपास रीजन में, हिंदुस्तान 7 सेंट, चाइना 7 सेंट, वियतनाम जो आज चल रहा है 7 सेंट, हमारे साथ जो है वो जितने रीजन्स compete कर रहे हैं, पूरी इकॉनमी जितनी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हम उनसे मंगा सकते हैं या उनको एक्सपोर्ट, सब 6-7 सेंट। हम अगर 16 सेंट अपने यहाँ रखेंगे और हम रखेंगे 25 से 30 सेंट अपनी, और इसलिए रखेंगे कि प्लांट लगा दिए हमने और हम उन प्लांट से बिजली जो है ना बना रहे हैं, ना हम बिजली उसकी ट्रांसमिशन ले सकते हैं, ना बेच सकते हैं, उनको हम प्रॉफिट दे सकते हैं क्योंकि हमने एग्रीमेंट किए हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात आमिर मैं देख रहा था इस वीक में कि उन 40 जो फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर है वो भी बहुत ताकतवर लोग हैं जो 2.1 ट्रिलियन रुपये साल का लेते हैं। नेचुरली हम तो, आप लोग, मैं और आप तो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, तो उनके दोस्त भी आ गए। वो क्या कह रहे हैं कि इनका कहीं एतमाद जो है ना ख़राब ना हो जाए 40 लोगों का, तो मुल्क में इन्वेस्ट कौन करेगा। आमिर मैं ये बताऊं कि मुल्क में जो है ये तो इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं है इसमें। मैं तो सवाल ही यही पूछ रहा हूँ कि फोरेंसिक ऑडिट करा लें कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने की भी है कि नहीं की है इन 40 लोगों ने। आपकी ट्वीट में इस बात का जिक्र भी है कि जनाब ये जो ओवर इन्वॉइसिंग करके वो कोई जीरो पैसा लगाए बगैर, कोई पैसा लगाए बगैर ये इतनी जायदादें बन गई। कॉन्फिडेंस 40। और उसके बाद आमिर आप आज, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, विंड पावर जो लगी, हम कह रहे हैं कि इसका कोई फ्यूल नहीं लगता, पूरी दुनिया में 2.5-3 सेंट का रेट है, बच्चे को पता है, 8-9 रुपए के यूनिट पूरी दुनिया के लोग आके कहते हैं हमसे लगवा लो। हम कितने में? 9 रुपए यूनिट में। वो कहते हैं हम लगा के दे देते हैं, आप बिजली बना लें। हम 80 रुपए यूनिट में ले रहे हैं इनसे। कितने में आमिर? 80 रुपए यूनिट में विंड पावर से ले रहे हैं। एक 50 मेगावाट का कारखाना लगा हुआ है, उसको हम दे रहे हैं 200 करोड़ रुपए, 7 वाले को दे रहे हैं 800 करोड़ रुपए। क्यों? कि उसने लगाया ही $120 मिलियन का है, $60 मिलियन का कारखाना, सबको पता है इस बात का। अब हम कह रहे हैं कि इसका कहीं कॉन्फिडेंस, कहीं ये नाराज ना हो जाए हमसे। ये पाकिस्तानी भाई जो है ना हमारा, इन 40 में से ये हमसे कहीं नाराज हो गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे मुल्क में। तो ये हमारी सोच है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, हमें पाकिस्तान से दोस्ती निभानी होगी। हमें अपनी कौम की आगे कैसे चलना है, ना ये सनत चल सकती है किसी किस्म की, ना ही कारोबार चल सकता है, ना डोमेस्टिक दे सकते हैं। आज के दिन अगर हमने इसने निकलना है तो हमें एनर्जी वायबिलिटी चाहिए। अब एनर्जी वायबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट थे, मैंने कहा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आमिर क्या, मेरा और आपका एक मुआहदा हो, मैं अपना मुआहदे की टर्म ही ना मीट करूं, मैं उसमें ना पैसे लगाऊं, मैं उसको कहूं कि मुझे हुकूमत मुझ पर एतबार कहे कि जनाब तू तेल लगा ले, मैं तेल की भी मिस डिक्लेरेशन करूं, उसके बाद मैं कहूँ कि एफिशिएंसी भी ना दिखाऊं सही तरीके से, मैं कोयला कहूँ कोयला 3 गुना कीमत पे ले आऊँ। तो क्या मुआहदा आमिर सिर्फ आप पे लागू है, एक पार्टी पे लागू है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे? मैंने तो कहा है फोरेंसिक ऑडिट कर लें कि क्या इनके पैसे लगे हुए हैं, पहला सवाल है। चेक कर लें कि ये दुनिया में $120 मिलियन का लग रहा था कि 60, यहाँ खुद लग गया 60 में। कारखाने लगे हैं $1.5 बिलियन में, यहाँ पे 800 मिलियन का लग रहा था, हमने खुद लगा दिया गवर्नमेंट में $800 मिलियन का दूसरा कारखाना। तो मैं कह रहा हूँ कि फोरेंसिक ऑडिट कराने, कॉन्ट्रैक्ट इनसे बैठ के, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आगे चलें। ये 30-35% एफिशिएंसी पे सब चल रहे हैं। हमें पाकिस्तान में एनर्जी अगले जो है, जो रिक्वायरमेंट है 43,000 मेगावाट लग गया। चला कितना रहे हैं? पीक पे 22,000 और सर्दियों में 7,000। ट्रांसमिशन लाइनें ही नहीं है। कोई सिस्टम बनाएं कि ये पहले इनको ऑडिट कर लें कि कैपेसिटी आवाम नहीं दे सकती है कीमत, कि बंद प्लांटों के पैसे आवाम दे दे। और वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं, कोई कहता है ये 18 रुपये है, कोई कहता है ये 18 रुपये, गौर साहब जो है 24 बोल रहे हैं। मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। मैं जब प्राइवेट IPPs की बात कर रहा हूँ और मैं प्राइवेट IPPs की बात करते हुए कह रहा हूँ तो मुझे सारे नंबर्स पता है, प्लीज़ इस बात को ना दें, एक एक नंबर पता है मुझे कि हमने जो 24 रुपये यूनिट प्राइवेट IPPs का कहा है, वो प्राइवेट IPPs 24 रुपये से भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आपसे।
जो गवर्नमेंट के IPPs है, हमें मालूम है गवर्नमेंट ने उसके पैसे अदा कर दिए हमें, तो गवर्नमेंट के पुराने लगे हुए जेनकोज है और पुराने हाइडल हैं। अब तरबेला मंगला की प्रोडक्शन इसमें एवरेज करके बोले जी 18 रुपये लगा हुआ है, 24 नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तरबेला और मंगला की जो लगे हुए हैं हमारे पास 50 साल से, उनकी कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं है, ना हमारे पुराने जेनकोज की कोई कैपेसिटी। ये जो लगे हैं कैपेसिटी, ये जो हमारे पे आज लोड पड़ा है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो मसला आएगा ना। उसको हम एवरेजेस में चले जाएंगे, कैसे मसला हल करेंगे? दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि हमें इन लोगों को अगर आप एफिशिएंट बना देंगे, ये एफिशिएंट हो जाएंगे 40 लोग। ये कोई इशू नहीं है 100 IPPs के एफिशिएंट होने का, बट इनको मौका तो प्रोवाइड करें। हम इनको घर बैठ के बुलाएंगे कि नाराज ना हो जाए कहीं मैंने पूछ लिया कि तेरे को 800 करोड़ क्यों मिल रहा है और साथ वाले का 200 क्यों मिल रहा है, किसी को 16,000 करोड़ मिल रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम तो 16,000 रुपये के लिए रो रही है आमिर। हम ये 30,000 का जिसका बिल आ रहा है वो रो रहा है, जो सनत का बिल आ रहा है वो रो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो हमें जब तक इसके ऊपर, जैसे आपने कहा लगारी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़े मौदबाना तरीके से, मोहम्मद अली साहब भी इसमें आ गए हैं, मैं उनको भी बड़े मौदबाना तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं और दोस्तों को पाकिस्तान में जितने दोस्त सुन रहे हैं, जितने दोस्त मौजूद हैं, रिक्वेस्ट करूंगा, ये जंग मेरी जंग, आमिर मतीन की जंग नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान की आवाम की जंग है, ये हमारी ज़िंदगी मौत की जंग है, ये हमारे बच्चों की जंग है कि हमारे बच्चों ने आगे कैसे काम करना। नहीं तो यहाँ पे कोई जॉब नहीं होंगे। मैंने कहा कि ये मेरे लिए खुद बड़ी एजुकेटिव एक्सपीरियंस था इस पिटीशन को पढ़ना, और मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा, कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा आपके वकील साहब को कि नॉर्मली ये पिटीशनें पढ़ के नींद आ जाती है। ये इन्होंने इतनी रीडेबल तरीके से लिखी है कि किताब की तरह, नावल की तरह पढ़ी जाती है, और मुझे उम्मीद है कि जज हज़रात जब इसको टेकअप करेंगे तो ये इसको गौर से पढ़ेंगे तो उनके दिल में भी ये पढ़ के जो एक तकलीफ़ होगी, डर जाता है। मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये जो बात कर रहे थे कि जी कौमी सलामती का मसला, इसको छिपाने में है, ना दिखाने में। मेरे लिए बड़ी खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इसके अंदर जो आपने जिस तरह से इसके अंदर पुटअप किया है आर्गूमेंट को, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते रहते हैं कि जनाब हो ये देखें ना बाहर की साजिश हो गई, यहूदो हनूद कर देते हैं, मगर इसके अंदर क्लियरली जो आपने US इन्वेस्टमेंट्स और ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक का जो रोल जिस तरीके से इसके अंदर एक्सपोज किया हुआ है कि मुझे तो वो सारा मैंने उस सिनारियो में 30 साल पाकिस्तान के पुराने गौर किए, तो वो जो जॉन पर्किंस की कन्फेशन ऑफ अ हिटमैन है, ये क्लासिकल डेट ट्रैप में हमें फंसाया गया। और वर्ल्ड बैंक ने खुद अपनी इसके अंदर कोटेशंस दी हुई हैं, खुद कहा कि जनाब ये बहुत ही ख़राब है और ये प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है। और मैं ये देख रहा था कि जो एक इसके अंदर फिगर दिया हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए 1994 के अंदर, उसके अंदर 1395 पर किलोवाट था डॉलर्स के अंदर जो है, और बांग्लादेश में जो प्राइवेटली लगे थे वो 1/3 कीमत के ऊपर, तो वो $510 के पर किलोवाट लग रहा था। 1/3 पे प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है, और वर्ल्ड बैंक और IMF, हमारा ही ख्याल होता है ये 2-3% पे इनका वो होता है। उनका जी जब ये हमें 14% पे दे रहे थे, इसके अंदर आपकी पिटीशन से मुझे पता चला उसका कमर्शियल रेट जो है वो 11% था। तो मैं ये सोच के कि कितनी इसके अंदर ये इत्तेफाक था या कितना हमें जान के इसमें फंसाया गया, तो मैं बड़ा परेशान हुआ उसको पढ़ के। आमिर, इसमें देखें, हम पता है क्या बोलते हैं एक और बात कि 2015 में अंधेरे थे और ये जो प्लांट लगे हैं अब ये सारे हमारे अंधेरे ख़त्म हुए। बिल्कुल हमारे अंधेरे थे, एनर्जी लॉस था, बट क्या ये हम सारी ज़िंदगी जो है इसके ऊपर, आज ये पूरी जो हमारी जनरेशन है, क्या हम इसके ऊपर कुर्बान कर देंगे कि अगर गलती कर दी हमने कैपेसिटी पेमेंट की, और अगर गलती कर दी है हमने कैपेसिटी पेमेंट की, तो सामने नज़र आया कि गलती हमसे तो चलो हो ही गई कि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक तरीके से नहीं जो है वो मैनेज करके लगाया। आज सामने पड़ा हुआ है, हर चीज़ सामने आ गई है, क्योंकि जब आप बैक मिरर में देखते हैं तो हर चीज़ सामने 2020 होती है, पीछे आप देखें तो आपको सब नज़र आ रहा होता है। आप रास्ते से गुजर आए हैं, आज नज़र आ रहा है कि विंड पावर दुगनी कीमत में लगा हुआ है, दूसरे प्लांट दुगनी, सारी ओवर इन्वॉइसिंग हुई है, इनकी इक्विटी नहीं है। अब उसके बावजूद हम इनको कहें कि ये अरे ये
इन्वेस्टर नहीं कहीं नाराज़ ना हो जाए, ये इन्वेस्टर प्लीज़ वी हैव टू टेक देम कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ज़रूर है, बट क्या उन्होंने अपनी टर्म्स मीट किए हैं? अगर मोहम्मद अली की रिपोर्ट पढ़ें तो सारा उसने ऑयल का फ्रॉड बता दिया कि किस तरीके से ऑयल फ्रॉड हो रहा है। अभी रिपोर्टें आ रही हैं जिस तरीके से कोयला ख़रीदा जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ आमिर, हमारे पास गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ओन करें, लगारी साहब इसको ओन करें। मैं कहूँगा कि मोहम्मद अली साहब अभी इस टास्क फोर्स में बैठे हैं, इसको ओन करें, अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट करें। सब कुछ नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट 17 दे रहा था, वो खुद कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि प्रॉफिट तो जो है वो 80% ले गए ये लोग साल का। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से आगे बढ़ेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। मेरा भी एग्जैक्टली यही आर्गूमेंट है कि मोहम्मद अली साहब, क्योंकि जब ये पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में एक तरीकाकार होता है कि जब चीज़ टालनी होती है तो वो रिपोर्ट ऑर्डर कर देते हैं, एक नई टास्क फोर्स बन जाती है, कमेटियाँ बन जाती हैं, और वो एक लंबी ट्रक की बत्ती होती है, महीनों साल लग जाते हैं। हम शायद, हमारे पास शायद टाइम नहीं रह गया, अब इसके क्राइसिस इतना ज़्यादा ये गहरा हो गया है। तो मेरा मैं इसमें ये है कि अभी आपने अपने ट्वीट के अंदर भी जिक्र किया है कि दोस्तों के ज़रिए इनकी डिफेंस में जो आ गए हैं, वो मैं उनके लिए टर्म यूज़ करता हूँ यूजुअल सस्पेक्ट्स, क्योंकि हम काफ़ी सारे वो जो मैं आर्टिकल्स देख रहा हूँ जिस तरह के छप रहे हैं, डायलॉग कर ले। मैं बता रहा हूँ कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल वो इधर उधर दाएं बाएं जाके ये आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, मगर कोई डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतनी कोशिश किया है कि गवर्नमेंट के, हो सकता है मेरी, ज़ाहिर है मैं साफ़ी हूँ, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद मुझसे कुछ खराबियाँ या गलत हो, तो मैंने कोशिश की है कि गवर्नमेंट का कोई बंदा, कोई तर्जुमान हमारे साथ भी बात कर ले। तो वो यूजुअल सस्पेक्ट्स उधर जा रहे हैं जहाँ उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप यकीन करें, मेरे पास कोई नहीं आ रहा, कोई वो हमें नहीं अवेलेबल है, मगर दाएं बाएं से आ रही है और आर्गूमेंट नहीं है। बुनियादी तौर पे ये जो आर्गूमेंट रोज़ की एक आधी ट्रक की बत्ती दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हाल ही में बताया गया कि जी मसले का हल निकाल लिया है, हम ये जो कोयले वाले प्लांट हैं दरामदी की बजाय जो है लोकल कोयला करेंगे। अब ये मुझे बताएं कि हमने चीनियों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारा नाम ना लीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तकनीकी इशू भी हैं और फाइनेंशियली जो है 2 to 3 बिलियन। अब मुशाहिद हुसैन साहब कल परसों हमारे प्रोग्राम में क्या गए हैं, क्योंकि वो पाक चाइना फ्रेंडशिप के भी उसको हेड करते हैं, उनका जी चीनियों ने कहा है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर रखता है। तो ये जो आपको कह रहा है कि जी 400-500 मिलियन में हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, और चाइनीज़ इंटरेस्टेड भी नहीं है। आमिर, ये मैं कह रहा हूँ, हम तो देखें बड़ी सादगी से बात कर रहे हैं इश्यूज़ के, बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मैं यही बोल रहा हूँ। हमारे पास आज 43,000 मेगावाट है, हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन 22,000 है। आज इनके साथ बैठे, इनको बुला लें। मैं ये कहूँगा हमारी कौम के पास वक्त नहीं है, हमारी कौम जो है वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। ये जो बिल आएगा अब ₹2.5 का, आज फिर नेपरा ने अनाउंस कर दिया कि वो जो है फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज में जो अभी अगस्त की कंजम्पशन जो है उसका में आ जाएंगे, उसके बिलों में और ₹2.5 लग जाएंगे। ₹7.13 पहले जो है वो बेस टैरिफ बढ़ा दिया गया है जून के बाद। मैं बोल रहा हूँ आमिर, हमें कौम को चाहिए, हमें कोई रिलीफ चाहिए, सनत को रिलीफ चाहिए, ट्रेड को रिलीफ चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए, डोमेस्टिक सिर्फ 200 यूनिट वाले नहीं, सबको रिलीफ चाहिए। और मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे पास रिलीफ है, और रिलीफ सामने आपके, हमने केस सामने बना के दे दिया है। आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ने, आज पूरी पाकिस्तान के चैम्बर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, देखिए वो 40 लोग हमारे से थे, हम उनके सामने खड़े होकर आपको सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि कौम तकलीफ़ में है। हम नहीं चुप कर रहे, हम आपके सामने हर चीज़ रिसर्च पेश कर रहे हैं, हम सारा डाटा पेश कर रहे हैं, हम सामने खड़े हुए हैं। क्यों सामने खड़े हुए हैं? इसलिए खड़े हुए हैं कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, सिर्फ पाकिस्तान से प्यार है। नहीं चल सकता पाकिस्तान इन टैरिफ से। अगर चल सकता होता कि 30-32% की कैपेसिटी पे चलते और उसके बाद पाकिस्तान पैसे देता, तो अगर पाकिस्तान इतना रईस होता तो दे देता। नहीं है, 5.4 ट्रिलियन तो सर्कुलर डेट हो गया, नहीं दे सकता, पाकिस्तान भी नहीं दे सकता ये नुकसान। ये हमें इनको, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट की गलतियां हैं, गवर्नमेंट को सामने बैठ के इनको कन्फ्रंट करना होगा। मोहम्मद अली और लगारी साहब को मजबूती से बैठना होगा कि पाकिस्तान का एक
आवाम का मसला है। उनको अगर आवाम की उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो इलेक्ट होके आए हैं, वो नेशनल असम्बली से, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर हैं पावर के, हमारे वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। अगर इनको एम्पावर किया और 30 दिन के लिए किया तो हम एक एक दिन गिन रहे हैं। आज तीसरा दिन है। मतीन साहब ये ना समझे कि हम दिन नहीं गिन रहे, आज तीसरा दिन है, हमने दिन गिन रहे हैं। हमने इसीलिए फोरेंसिक ऑडिट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया। हम खाली रुके नहीं हैं टास्क फोर्स पे। और हम उसके बाद जैसे जैसे लोगों को ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, हम वापस आएंगे हर हफ्ते और आपके गाइड करेंगे कि जनाब किसी जगह पे ना हमारी नीयत में फ़र्क है। मैं सिर्फ दूंगा दोबारा, इन्नमल अमाला बिन्नियत, सारे अमलों का दारोमदार नियत पर है। हमारे जो अमल हैं और इसके पीछे नीचे सिर्फ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की बकाया और पाकिस्तान की तरक्की है। इस एनर्जी रेट पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। मेरा ये बड़ा मौदबाना, बड़ा हम्बल और बड़ा जज्बाती, ये मेरा पैशनेटली मैं ये अपनी आवाम से बात कर रहा हूँ आपके थ्रू। आप बड़ी पैशनेटली करते हैं, मगर आपके अंदर एक खूबी है कि आप बड़े तहम्मुल से आराम से कर लेते हैं। मैं क्योंकि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, तो मैं आपके आने से पहले तदाइयाँ दे रहा था और मुझे खुद एहसास होता है कि मैं चिखना शुरू कर देता हूँ कि ये जब फैक्ट्स इतने ज़्यादा इसके ब्लेटेंट हैं कि एक बच्चा भी देखेगा तो उसको भी क्लियरली नज़र आ जाता है। और आपकी जो बुनियादी डिमांड है, जो हमारी भी है और सबकी है, कि चलें जी मान लेते हैं कि सबके पास डिफेंस है, मान लेते हैं कि जनाब बड़े मुश्किल हालात में कुर्बानी करके उन्होंने जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की। हाँ, पर आप तो कह रहे हैं तफ्तीश करा लें, कि तफ्तीश तो करवानी ही पड़ेगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है उनके अपने इंटरेस्ट में होता है कि अगर पब्लिक भी इससे तसल्ली हो जाए, सनत भी चल जाए, तो क्रेडिट तो गवर्नमेंट्स का आता है। मतलब उनके उसमें जो है गवर्नमेंट को हम भी दुआएं देंगे, आम आदमी भी देगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए। अगर जाहिर है, मतलब आप कह रहे हैं 60 रुपये का तो डोमेस्टिक है, 80 रुपये का जो कमर्शियल यूनिट है वो अगर 20-30 रुपये का हो जाए तो क्यों नहीं हम कम्पीट करेंगे। इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन ख़राब है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो कर लें। मुझे नहीं समझ आता कि मंतक, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप कहते हैं, मगर इनकी क्या मंतक है कि ये डिनाइल में हैं और ये ना सिर्फ कि इसको कर नहीं रहे हैं, रोकने की कोशिश की जा रही है ऑर्गेनाइज्ड। आमिर, मैंने तो बड़े मुअद्दबाना तरीके से जो है ये गुजारिश आप लोगों के थ्रू भी 1 महीने से कर रहा हूँ। फिर मैं पूरा डेलीगेशन लेके पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का, फेडरेशन की तमाम लीडरशिप का, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 40 शहरों के चैम्बर के प्रेसिडेंट, 40 शहरों के, मतलब वो सब मिलके मेरे साथ जाएं। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पिटीशन डालने गए कि प्रेसिडेंट साहब, आप पाकिस्तान की फेडरेशन के जो है नुमाइंदे हैं, आपको तमाम प्रोफेशनल असम्बलीज़ ने, तमाम नेशनल असम्बली ने, तमाम सेनेट ने आपको वोट करके लेकर हम आपके पास आए हैं, पूरे पाकिस्तान के 40 चैम्बर्स के प्रेसिडेंट और एसोसिएशनों के प्रेसिडेंट, कि जनाब इसको देखें और इसको मामले को जो है ये आपकी भी जो है, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपकी जमात भी इसमें बैठी है कि पाकिस्तान नहीं चल सकता इन कॉन्ट्रैक्ट्स की मौजूदगी में। हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पाकिस्तान का मुकदमा। हम बोल क्या रहे हैं, क्यों नाराज़ हो रहे हैं आप हमसे? हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप फोरेंसिक ऑडिट करा लें अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। आप इंटरनेशनल कंपनीज़ ने फोरेंसिक ऑडिट करा लें हमारी बात को कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने किए थे क्या वैसे हैं, क्या इन्होंने पैसे लगाए हैं, क्या ये काम ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स की मौजूदगी के ऊपर आप कहें कि हम इनको 3 गुना पैसे देंगे। हम कह रहे हैं उतने पैसे दे दें जितने की बिजली लें, हम और तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के बारे में जो है वो आप, हम समझते हैं आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप सियासत करते हैं, आप पॉलिटिशियंस हैं, आपने वोट लेने होते हैं। मुझे यही बताया लगारी साहब ने भी और मैंने बड़े अदब से फिर कहा कि मुझे मालूम है और मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुकदमा है, ये मेरा मुकदमा नहीं है। और सारा क्रेडिट आपको, लगारी साहब को क्रेडिट, मियाँ साहब को क्रेडिट, जरदारी साहब को क्रेडिट। हम तो ये मुकदमा लेके आए हैं कि हमें इंसाफ दे दें। ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक, ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये कैपेसिटी पेमेंट का कि जनाब कोई चले ना चले उसको पैसे दे दें, क्यों दे दें? कॉन्ट्रैक्ट है,
क्योंकि वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्यों है कि जनाब उसने जो है हमारे पास दे रहे थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया, जायज़ हम सलाम करते हैं, बट क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट मीट किया? क्या उसने 100 रुपए की चीज़ 100 रुपए में लगाई? क्या उसने पैसे इन्वेस्ट किए? क्या उसके बाद वो उसके ऊपर रिटर्न मांग रहा है? प्लीज़ देख तो लें, हम यही कह रहे हैं फोरेंसिक ऑडिट में। उसके बाद उनसे बैठ के गुफ्तगू कर लीजिए, रास्ता भी दिखा रहे हैं। और गुफ्तगू करने के भाई आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स की मौजूदगी में पिछली बार रीनेगोशिएट हुए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट सामने मौजूद हैं, भाई नहीं दे सकते, आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो कन्वर्ट करें किस चीज़ में, उनके साथ बैठ के कि भाई जितनी बिजली बनाओगे उतनी लोगे। उसके बाद वो 3 बातें कहेंगे, एक्सचेंज को खोल दो, उसके बाद वो बोलेंगे हमें माल खुद बेचने दो व्हीलिंग के थ्रू, कहेंगे कि जनाब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर दो एफिशिएंट। कितना कि मुश्किल काम है, पैसे का तो वो इसके अंदर फिगर आया हुआ है कि 2-2.5 करोड़ रुपए का काम है, टाइम कितना लगेगा, ये कितना कि मैं आज आपके प्रोग्राम में, मैं आप प्रोग्राम के थ्रू मैं कहता हूँ, मैं पर्सनली डोनेट करता हूँ ये पैसे, कि जो है ये जो इनको ऑडिट के लिए पैसे चाहिए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स भी नहीं, गौर एजाज पर्सनली डोनेट करता है। चले ये तो ये कम से कम एक मसला तो हल हुआ, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बड़े मुस्बत सोच के हामिल हैं और आप बड़े मुस्बत तरीके से कर रहे हैं कि इसके अंदर मनफी पहलू ना आए। हालांकि प्रवोक आपको भी किया जा रहा है। मैं देख रहा था कि जी वो देखे ना, ये बिजनेसमैन, मैं खुद आपको पता है बड़ा एक बिजनेसमैन ख़ास तौर पर जो एक रेंट सीकिंग तबका है, मैं बड़ा क्रिटिकल रहा हूँ मेरे 30-40 साल की सहाफ़त में। मगर ये कह देना कि इनकी सब्सिडी बंद हो गई है तो इसलिए इनको वो हुआ है, वाम का तो इनको फिक्र नहीं है, तो वो मैं एक आर्गुमेंट आपका आप बेहतर दे लेंगे, मेरा था कि भाई उनके वो कह रहे हैं सही पैसे कर दो, हमें सब्सिडी भीख नहीं चाहिए, इसकी फेयरनेस कर दे। देखिए जी, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, मैं कारोबारी हूँ, मेरी तीसरी पुश्त है कारोबार की, और मैं कह रहा हूँ मुझसे सनत नहीं चल रही, जिससे चल रही है वो मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग होंगे, ठीक है, मुझसे नहीं चल रही। नुकसान इतना ज़्यादा है सनत चलाने में कि पाकिस्तान का हर आदमी चीखें मार रहा है, बट अल्लाह ने मुझ पर रहमत की कि मुझ पर कर्ज नहीं था, तो मैं आज इसको लड़ रहा हूँ कि सनतें तो चलाने के लिए लगाई जाती हैं, सनतें बंद करने के लिए नहीं लगाई जाती। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो इशू है वो इशू बिल्कुल नहीं है कि कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़राब हो, लेकिन वो इन्वेस्टर हो तो सही ना, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान की तरक्की के लिए तो काम हम सर आंखों पे उठाएंगे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करे, बट ये तो इन्वेस्टमेंट की नहीं गई। मैं ये कह रहा हूँ फ्रॉड हुआ है, प्लीज फोरेंसिक ऑडिट करके चेक करवा लें। ये बिल्कुल फ्रॉड हुआ है। उसके बाद हमने कहा कि जनाब इन्होंने बहुत हमारे मसाइल हल किए अंधेरे में, मैं कह रहा हूँ उनको 100 बार सलाम, बट अगले 25 साल पूरी जनरेशन तो कुर्बान नहीं कर देंगे कि ना इन्होंने पैसे लगाए हैं। पर लास्टली मैं बताता हूँ, मैं ब्लंटली थोड़ा सा ब्लंटली ये कहूँगा, आप बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, मगर ब्लंटली कहना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम उन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जिनके अपने इर्द गिर्द लोग इसके अंदर शामिल हैं। अब आप प्रेसिडेंट साहब के पास गए होंगे, मगर मैं देख रहा हूँ 1994 के अंदर सिर्फ ये था कैपेसिटी पेमेंट्स का था। मैं आपकी इस पिटीशन के अंदर ही तफसीलात पढ़ रहा था कि इसके अलावा जो था कि एग्जाम्पशंस टैक्सेस के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, उसके बाद फिर के इंश्योरेंस के पैसे भी देने से पड़ेंगे, वो भी देते रहे हैं, और जनाब कितने और भी पर्क्स इसके अलावा रहे हैं। सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस का डाका नहीं था, और भी बड़े डाके थे। आमिर अभी आप इंटरेस्टिंग है, मैं सारी 106 कंपनी का पूरा ऑडिट खोला हुआ मैंने, हमने 40 आदमी जो है अपने यहाँ थिंक टैंक में जो है उनको बिठाया हुआ है। हम इनकी पूरी की पूरी 20 साल की बैलेंस शीट्स पढ़ रहे हैं, हम इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, तमाम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंसेस पढ़। आप फिक्र नहीं करें, हम हुकूमत की मदद करेंगे। अगर हुकूमत कहते हैं हमारी जो है वो सॉवरन गारंटीज हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमने अगले 25 साल भी पाकिस्तान को इसी तरह बिजली लेके देनी है इनसे, हम उनकी मदद करके हर डॉक्यूमेंट देने को तैयार है। मैं टीवी पे जो है टीवी पे आमिर हमें ये डराया जाता है, आमिर ये हमें डराया जाता है रेकोडेक हो जाएगा। भाई रेकोडेक तो जो है वो तब होगा जब आपने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स से आप हटेंगे। मैं तो इनको कह रहा हूँ आप देखें तो सही कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया हुआ इन IPP से, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म मीट भी किए या नहीं किए। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें रेकोडेक कहाँ से आ गया?
लास्ट मेरी सिर्फ एक आपसे मशवरा ज़रूर है कि नॉर्मली तो सहाफ़ियों को ये मशवरे नहीं देने चाह रहे, मगर मैं टीवी पे दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर सहाफ़ी नहीं, अपने आप को मैं एक्टिविस्ट अगर नज़र आऊँ तो मैं एक्टिविस्ट होना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है। वो ये कि ये जो 106 कंपनियाँ हैं इनकी जो आप ऑडिट करा रहे हैं ना तफसीलात, ये एक एक करके दीजिएगा, वरना ये 288 सफ़ों की रिपोर्ट जो है ना, ये हमारे सहाफ़ी भाई भी बड़े सुस्त वाक़ई होते हैं, ये कोई नहीं पढ़ता। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि काफ़ी लोगों ने पिटीशन नहीं पढ़ी। तो ये भी जब आई होप कि जब ये टेकअप की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे कोर्ट रिपोर्टर इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की तफसीलात हैं जो कि जब मेरा ख्याल लोगों को पड़ेगा तो अवाम भी और पॉलिसी मेकर्स भी और जज हजरात पे असर पड़ेगा। मैं आमिर आखिरी बात ये कहूँगा, हमने सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद लेके गए हैं पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम, कि ये एक इदारा है जिससे हम कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलता है। हम इसके पास गए, हम सिर्फ फोरेंसिक ऑडिट मांगे, हमें मालूम है हम कारोबारी लोग हैं। और आपने जो वकील चुना है फैसल नकवी, वो प्रिंसटन के टॉप लॉयर लॉ स्कूल से ग्रेजुएट करके आए हैं, पाकिस्तान में 20 साल से इन्हीं पे काम कर रहे हैं। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स जो कि दुनिया में हमारे जो है जिनका इनका नाम है। उन्होंने थोड़ी ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ मुझे ये एजाज़ हासिल है कि फैसल ने नेशन के अंदर हमारे साथ काम भी किया हुआ है, इसीलिए बड़ी रीडेबल है कि ये एक फॉर्मर साफी ने लिखी है, इसलिए बोरिंग नहीं है, बड़े लगता है कि किसी को लिखना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। ये ऐसा इशू है जो कि छोड़ा नहीं जा सकता। हफ्ते में 5 दिन रोज होगी ये बात। और गौहर साहब को भी कोशिश करेंगे कि सहमत देते रहें। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनी तौर पर आज जो बिजली का मामला IPPs के हवाले से एक मुफस्सल हमने गुफ्तगू की है प्रोग्राम मुकाबिल में, आवाम को उससे बड़ी रहनुमाई मिली होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।